जनता का अधिकार है ये जानने का कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंड कर रहा है। जो रूलिंग पार्टी होती है, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देती है, इसलिए इसमें ये भी शंका है कि घूस के तौर पर बहुत सारा पैसा दिया गया हो। भाई सरकार यही चाहती थी कि पारदर्शिता ना रहे, घूस डायरेक्टली तो नहीं दे सकती। अब ये गुप्त बॉन्ड के थ्रू कंपनियां जो हैं वो घूस दे सकती हैं। ब्लैक मनी भी आ सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि लोग शेल कंपनी बना कर इसको मनी बिल के तौर पर नहीं लाया जा सकता था। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि सरकार इसको अभी भी छुपाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब ये इंफॉर्मेशन बाहर आएगी किसने किस पार्टी को दिया, तो इस तरह के बहुत सारे राज खुलेंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे राइट हैंड में जो शख्स दिख रहे हैं उनका नाम प्रशांत भूषण है। आप इनसे वाकिफ़ होंगे अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों में आप सुप्रीम कोर्ट में रुचि रखते होंगे। तो हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे जो दिए जा रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसको असंवैधानिक ठहराया। इसके पीछे क्या वजह थी, आखिर चुनावी बॉन्ड है क्या, इन सारी चीज़ों को, मुद्दों को हम जड़ से समझने की कोशिश करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। थैंक यू। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर चुनावी बॉन्ड है क्या? चुनावी बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे नोट होते हैं उसी की तरह एक नए तरह का इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया गया है, जो 10,000 से लेके 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में होगा। 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। और उसमें वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा सकता है। वो सिर्फ स्टेट बैंक से ख़रीदा जा सकता है। आप वहाँ पर जाकर पैसे जमा करिए और जितने बॉन्ड चाहें आप खरीद लें, और वो बॉन्ड आप फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन के अंदर दे सकते हैं, वो जमा कर देंगे। लेकिन बॉन्ड पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, तो किसी को ये जानकारी नहीं मिलती कि ये बॉन्ड किसने खरीदा है और किस पार्टी को दिया है। इलेक्शन कमीशन के पास बस इतनी इन्फॉर्मेशन आती है कि इस पार्टी ने इतने करोड़ के बॉन्ड जो हैं जमा करे, किसने उसको दिए ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं आती। तो हम लोगों ने जब इसको चैलेंज किया तो हम लोगों की 2-3 दलील थी। एक तो ये कि जनता का अधिकार है ये जानने का कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंड कर रहा है, और इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए जो फंडिंग होती है वो किसी को पता नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं लगती कि किसने चंदा दे दिया। तो इसको पूरा गुप्त रखने की एक स्कीम चलाई गई, और साथ में 2-3 और अमेंडमेंट्स करे गए। एक और अमेंडमेंट किया गया कंपनीज एक्ट में कि पहले एक कानून था जो ये कहता था कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को या टोटल पॉलिटिकल चंदा नहीं दे सकती। लेकिन वो लिमिट हटा दी गई थी कि भाई कितना भी दे सकते हैं, लॉस मेकिंग कंपनी भी दे सकती है। अच्छा, एक FCRA का कानून था, वो ये कहता था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट जो है फॉरेन पैसा नहीं ले सकता। लेकिन उसमें भी बदलाव कर दिया कि कोई फॉरेन कंपनी अपने सब्सिडियरी के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टी को या किसी को भी चंदा दे सकती है। जैसे कैसे? मान लीजिए कोई जैसे रफाइल की कंपनी है डसॉल्ट, उसको कोई ठेका मिला, सरकार ने दिया 60,000 करोड़ का, जैसे दिया, वो अगर मान लीजिए उसमें से 10% घूस देना चाहती है सरकार को, यानी तो चंदे के रूप में, तो वो इंडिया में एक अपनी सब्सिडियरी सेटअप करेगी और उसके ज़रिए 6,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे सकती है। लेकिन इस केस में वो सिर्फ जो पहले 2 इश्यूज थे, इलेक्टोरल बॉन्ड और जो लिमिट हटाई थी पॉलिटिकल चंदे की कंपनियों के ऊपर से, उसमें गए। FCRA में जो बदलाव किया गया था कि फॉरेन कंपनी पैसा दे सकती है, उसमें नहीं गए, क्योंकि वो एक दूसरे केस में देखा जाएगा। अच्छा। लेकिन इस फैसले में इन्होंने कई अहम चीज़ और बोली हैं। इन्होंने एक तो इस ग्राउंड पर रद्द किया कि भाई ये जो जनता का जानने का अधिकार है, जो कि एक मौलिक अधिकार माना जाता है, उसके खिलाफ है। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला कि इससे ये दोनों अमेंडमेंट जो साथ में करे, जो कंपनियों का जो लिमिट हटा दी गई, इससे
पैसे का बोलबाला होता जा रहा है चुनावों में, और सारा पैसे का खेल बनता जा रहा है। तो इसके भी बारे में उन्होंने बोला है, और इस आधार पर भी इसको जो लिमिट हटाई उसको रद्द कर दिया। दूसरा ये भी बोला है कि इसके ज़रिए अब बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ब्लैक मनी भी आ सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि लोग शेल कंपनी बना कर और उसके थ्रू पैसा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेटा जारी किया, 9,000 करोड़ रुपए का 2018 से लेकर 2022 तक के 9,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए हैं चुनाव। अब तो शायद ज़्यादा हो गए हैं। अब तो एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 16,000 करोड़ आरटीआई के दायरे 16,000। हाँ, एडीआर ने अपने आरटीआई के दायरे से पूछा है कि भाई 18 से लेकर 22 तक कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। 16-17,000 करोड़। 16,000 करोड़ के रुपए में उसने बताया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 9,000। लेकिन इसमें से हम देख रहे हैं कि इसमें से 6,000 करोड़ का चंदा सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को मिला है। बीजेपी को 50% से ज़्यादा 73%। हाँ, ठीक है। उसका कारण ये है, जो कि उन्होंने बोला भी है कि इस जजमेंट में, कि जो रूलिंग पार्टी होती है, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देती है, तो इसलिए रूलिंग पार्टी को ही ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं। तो इसलिए इसमें यह भी शंका है कि घूस के तौर पर बहुत सारा पैसा दिया गया होगा, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक करे कि किसने बॉन्ड खरीदे, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए, जिससे जनता को पता लगे कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा कब दिया। एक सवाल इसमें ये है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि बॉन्ड पे ना नाम होता है, ना पता होता है, ना ये पता होता है कि किस पार्टी को देना है, तो फिर कैसे पता चलेगा? वो बॉन्ड पर एक नंबर होता है, सीरियल नंबर। तो वो सीरियल नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को जमा करती है अपने खाते में, तो स्टेट बैंक को पता लग जाता है। उसको ये तो पता ही है कि ये सीरियल नंबर का बॉन्ड किसने खरीदा, और ये भी पता लग गया कि इस सीरियल नंबर का बॉन्ड किस पार्टी ने जमा किया। तो उसको ये पता लग गया कि ये बॉन्ड का पैसा किसने किस पार्टी को दिया। एक सवाल हमारा ये भी है कि सरकार की दलील थी कि अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे, अगर लोगों के नाम दिखाएंगे, तो हो सकता है कि भविष्य में हमारी पार्टी ना होकर दूसरी कोई पार्टी आती है, तो उसको लगेगा कि भाई ये कंपनियों ने इनको चंदा दिया है तो उसको टारगेट करेंगे। ये दलील थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार ही टारगेट कर सकती है, और सरकार को तो वैसे ही पता होता है कि स्टेट बैंक उसी के कब्जे में है, तो स्टेट बैंक से ये इन्फॉर्मेशन सरकार तो कभी भी निकाल सकती है। तो आज के दिन भी जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहा था, तो सरकार को तो पता ही था, या पता लग सकता था कि किसने किसको कितना चंदा दिया। अब ऑपोजिशन को नहीं पता लग सकता था, जनता को नहीं पता लग सकता, इस वजह से। एक सवाल ये भी है कि जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें था कि जब ये चुनावी बॉन्ड लेके आए संशोधन करने के लिए, तो आरबीआई से इन्होंने सलाह मांगा था, मशवरा मांगा था, तो आरबीआई ने भी इसके लिए चेताया था, चुनाव आयोग ने भी इसके लिए चेताया था कि ये अगर ऐसा हुआ तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या बढ़ेगी। जो आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, वो पारदर्शिता नहीं रहेगी। सरकार यही चाहती थी कि पारदर्शिता ना रहे, और वो उसको पता था कि भाई बहुत सारी पार्टियां घूस डायरेक्टली तो नहीं दे सकती। अब ये गुप्त बॉन्ड के थ्रू कंपनियां जो हैं वो घूस दे सकती हैं, इसलिए वो ये लाना चाहती थी, और घूस तो उन्हीं को मिलेगा जो लोग पावर में हैं। तो सरकार को ही उसका फायदा होगा, जो कि हुआ। भाजपा को ही ज़्यादातर बॉन्ड मिले। एक सवाल हमारा ये भी है कि ये एक नीतिगत फैसला था। आप अगर कोई कानून लेके आते हो तो नीतिगत फैसला था सबका, फिर भी इसे मनी बिल के तौर पे पेश किया गया। हाँ, ये मनी बिल ये होता है, जो बजट को मनी बिल कहते हैं, जो सरकारी पैसे से ताल्लुक़ रखता है उसको मनी बिल कहते हैं। इसमें कोई सरकारी पैसे से ताल्लुक़ की तो बात नहीं थी। ये तो कोई भी जना या कोई भी कंपनी जाके खरीदेगा और पॉलिटिकल पार्टी को देगा, इसमें सरकारी पैसा कहाँ से हो गया। तो इसलिए इसको मनी बिल के तौर पर नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि मनी बिल जो होता है वो राज्यसभा नहीं ले जाया जाता, सिर्फ लोकसभा में पास हो जाता है।
तो ये लोग ये चाहते थे, क्योंकि उस समय राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, कि ये कानून जो है FCRA का भी जो अमेंडमेंट, कंपनीज एक्ट का भी जो अमेंडमेंट, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो सब मनी बिल के तौर पर लाए गए। और बहुत सारे कानून मनी बिल के तौर पर लाए गए जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि ये मनी बिल किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता। एक हमारा एक और सवाल है कि जैसा आपने कहा कि 15 दिन के अंदर लोगों को पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो बॉन्ड को देना होता है। अगर 15 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ तो तब फिर वो बॉन्ड बेकार हो जाता है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 15 दिन ही होती है। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए कि आप उनको जितने कौन पॉलिटिकल पार्टी को कितने चंदा दिया है, किसने क्या चंदा दिया है, अगर मान लीजिए कि उसमें कुछ धांधली होती है तो क्या उन पे मुकदमा भी चलेंगे? ऐसा कुछ चल सकता है। अगर मान लीजिए ये निकल के आता है कि किसी कंपनी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला या सरकार ने उसके हक में कोई नीति बदल दी और उसी समय उन्होंने काफ़ी सारे इलेक्टोरल बॉन्ड रूलिंग पार्टी को दे दिए, तो ये सवाल खड़ा होगा कि भाई ये तो घूस है, और इस पर फिर इन्वेस्टिगेशन हो के प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि सरकार इसको अभी भी छुपाने की कोशिश करेगी, और छुपाने के लिए वो पूरी कोशिश हर तरह से करेगी। एक तो ये कर सकती है कि भाई रिव्यू पिटिशन फाइल करे और बोल दे कि भाई हम जब तक रिव्यू पिटिशन हमारी तय नहीं होती तब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे, इस फैसले पर। दूसरा ये हो सकता है कोई ऑर्डिनेंस ले आए इसका, जैसे अभी इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट पर ले आए, उसी तरह से कोई कानून ले आए ऑर्डिनेंस के ज़रिए और बोल दें कि भाई नहीं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करी जाएगी। तो कुछ भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ये इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी किसने किस पार्टी को दिया, तो इस तरह के बहुत सारे राज खुलेंगे। धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू।